हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। तो हम अप्रैल फर्स्ट वीक पूरा फिनिश कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल सेकंड वीक। और आज नेशनल का पार्ट वन करेंगे और कल नेशनल का पार्ट सेकंड हो जाएगा। और नेशनल कल हमारी पूरी फिनिश हो जाएगी अप्रैल सेकंड वीक की। और जितने भी वीक्स हम कवर कर रहे हैं मंथली वाइज, उनमें नेशनल के हमेशा पार्ट दो रहेंगे, दो से कम तो नहीं होंगे। और जो स्टूडेंट्स अभी नया ज्वाइन कर रहे हैं चैनल, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अप्रैल फर्स्ट वीक के लेक्चर्स देखिए और उन लेक्चर्स के नोट्स मत बनाना। उनकी पीडीएफ नोट्स की फॉर्म में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी गई है, तो वहां से आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और वहीं से उसको रीड करो, लर्न करो और रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स। और अगर मेरे गाइडलाइंस को और मेरे ट्रेल्स को आप फॉलो करोगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके करंट अफेयर्स में किसी भी बैंकिंग एग्जाम में टॉपर्स में मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है मेरी। लेकिन रिवीजन इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आपकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता, आप खुद भी नहीं कर सकते। अब हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर अप्रैल सेकंड वीक का, नेशनल पार्ट वन। ठीक है, सो आज हम पार्ट वन करेंगे। अब देखते हैं डायरेक्टली न्यूज क्या है। सो हमारी फर्स्ट न्यूज शुरू होती है आज की। तो ये SJVN है, यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम। तो ये सतलुज जल विद्युत निगम एक कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। और ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। मिनी रत्ना में हमेशा दो कैटेगरी होती है, तो ये कैटेगरी वन कंपनी है, इतना ध्यान रखना। तो सतलुज जल विद्युत निगम कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है IIT पटना के साथ, जो कि बिहार में है। और ये दोनों साथ में मिलके एक जियोलॉजिकल मॉडल तैयार करेंगे। इस चीज के लिए फॉर टनलिंग प्रोजेक्ट्स। आप यहाँ पर इमेज पे देख रहे होंगे, ये एक टनल है। तो इसके जो भी प्रोजेक्ट्स सतलुज जल विद्युत निगम के पास आएंगे, उन प्रोजेक्ट्स की हेल्प करेगा IIT पटना, उसको एक अच्छा शेप देने में, एक अच्छी वर्किंग देने में। अब देखते हैं कि इस पूरी न्यूज की इंफॉर्मेशन क्या है। सतलुज जल विद्युत निगम ने कोलैबोरेशन किया है IIT पटना के साथ, तो दोनों का साथ में कोलैबोरेशन है फॉर टनलिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है, इतना हो चुके हैं। एंड इट विल प्रिडिक्ट पोटेंशियल रिस्क। तो देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें बेसिकली यही लिखा है कि IIT पटना सतलुज जल विद्युत निगम की हेल्प करेगा कि एक अच्छा मॉडल क्या होना चाहिए फॉर इट्स टनलिंग प्रोजेक्ट्स, और जो भी पोटेंशियल रिस्क होंगे या फिर जो थ्रेट्स वगैरह होगी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उसको कैसे हटाना है, कम करना है, उसके लिए हेल्प करेगा इसकी। ठीक है, तो एक तरह से 3D जियोलॉजिकल मॉडल्स बनाएगा और उसकी हेल्प से दे विल एनालाइज द पोटेंशियल रिस्क। इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। तो सतलुज जल विद्युत निगम आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, जो कि मिनी रत्ना कैटेगरी वन कंपनी है। तो हमारी फर्स्ट न्यूज आज की हुई फिनिश। अब चलते हैं सेकंड न्यूज पे। इफ्को। तो इफ्को बेसिकली फर्टिलाइजर से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया में। तो इफ्को ने साइन किया है, यानी कि MOU किया है, या फिर पार्टनरशिप हम कह सकते हैं, किसके साथ? एक्मी क्लिनटेक। ठीक है, तो एक्मी क्लिनटेक है, ACME, इसका नाम याद रखना आप। और इसमें करेंगे क्या? तो बेसिकली ये 2 लाख टन अमोनिया सप्लाई एंड परचेज के लिए इनका MOU साइन हुआ है। अब देखते हैं न्यूज क्या है इसके अंदर। तो इफ्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। तो आप ऐसे याद रखो, इंडियन फार्मर्स, देखो फार्मर्स को ही जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजर्स की, बस वही से रिलेटेड है ये, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। और इन्होंने कोलैबोरेशन किया है एक्मी क्लिनटेक के साथ टू परचेज एंड सप्लाई ऑफ 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ अमोनिया। तो ये आपको पता होना चाहिए डेटा, और किसने किसके साथ पार्टनरशिप की वो भी आपको पता होना चाहिए। Ammonia will be produced using a renewable source at ACME's facility।
तो अमोनिया जो होगा वो प्रोड्यूस किया जाएगा। ये जो एक्मी क्लिनटेक कंपनी है इसी की एक फैसिलिटी है, एक साइट है, कहाँ पर, गोपालपुर उड़ीसा। तो ये भी नाम याद रखो, गोपालपुर उड़ीसा। यहाँ पर तैयार किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा अमोनिया। और ये जो पूरा इनका पार्टनरशिप है ये लाइन होती है, यानी कि इन लाइन में है किसके साथ, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो हमारे इंडिया का है उसके साथ इनकी पार्टनरशिप, इनका मिशन इन लाइन होता है, यानी कि मैच करता है, उसको हेल्प करता है अचीव करने में। और ये इंडिया को हेल्प करेगा टू बिकम द वर्ल्ड्स सेंटर फॉर द प्रोडक्शन यूज एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसमें बस समझना है आपको सेकंड पॉइंट में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इंपॉर्टेंट ये है कि किसके साथ ये अलाइन करता है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और इफको के एमडी और जो इनके चेयरमैन है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो सीईओ और एमडी एक ही है, जो कि है उदय अवस्थी, जिनको हम यूएस अवस्थी भी बोलते हैं। तो उदय अवस्थी नाम याद रखिएगा। चेयरमैन है दिलीप संघानी जी, तो ये भी याद रखना। और इफको का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। बस खत्म ये न्यूज हमारी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। अब हमारी थर्ड न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी। सो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, इन दोनों कोलेबोरेशन है, ठीक है। मैं आपको देता हूँ BEML प्लस BEL, इन दोनों का कोलैबोरेशन है और ये दोनों कंपनियां ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है, ठीक है। तो इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया है टू डेवलप इंडिजीनियस, यानी कि भारत का खुद का ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो आई से है इंटीग्रेटेड और TCMS से है ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। किसने कोलैबोरेशन किया है, भारत अर्थ मूवर्स ने। किसके साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। अब चलते हैं पूरी न्यूज पे। सो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने कोलैबोरेशन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। आपको पता ही चल गया ये तो अच्छे से, आपको याद भी हो गया होगा। टू डेवलप एन इंडिजीनियस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखना इसका नाम ITCMS, और फुल फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा फुल फॉर्म भी या फिर नाम क्या है इसका। और ये प्रोमोट करेगा इनोवेशन एंड इनकरेज सेल्फ रिलायंस इन द डोमेन ऑफ ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये सेंट्रल ही है, कंट्रोल है। सो ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, तो ट्रेन को कंट्रोल करेगा, उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको तैयार करेगा, दोनों साथ में मिलके। अब ये जो TCMS है ना, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, ये बेसिकली ब्रेन ऑफ द ट्रेन है। ये जो पूरी ट्रेन है इसका एक ब्रेन है, हम ये कह सकते हैं। जितना भी कोऑर्डिनेशन होता है कंट्रोल का, मॉनिटरिंग का, ये सब इसी से एक्सेस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रेन के लिए। अगर इसमें ब्रेन ही नहीं होगा, अगर इसमें TCMS ही नहीं होगा किसी ट्रेन में, तो वो वर्क नहीं कर पाएगी। यानी कि उसमें सेंस ही नहीं रहेगी, करना क्या है, कहाँ जाना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मॉनिटर करना है, सारे फंक्शनैलिटीज। तो ये हमारा कवर हो चुका है। अब देखो BEML एंड BEL बोथ कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंपॉर्टेंट कंपनी है क्योंकि एक नवरत्न कंपनी है। और जो कंपनियां महारत्न है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। और टोटल इंडिया में कितनी महारत्न कंपनी है, आप कमेंट में मुझे बताओगे कितनी महारत्न कंपनियां हैं इंडिया में टोटल, वो मुझे बताना। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही होता है। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है जिसके CEO एंड MD है भानु प्रकाश श्रीवास्तव, जिन्हें हम कह सकते हैं BP, ब्लड प्रेशर श्रीवास्तव भी हम बोल सकते हैं। मजाक के लिए है, नाम याद रखो, भानु प्रकाश श्रीवास्तव। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड काफी न्यूज में रहता है और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। तो हमारी ये थर्ड न्यूज भी खत्म हो चुकी है। अब चलते हैं फोर्थ न्यूज पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनको हम सेंटर बोलते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है टू डेवलप रिसाइकलिंग प्लांट, ओके,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप करेगी एक रिसाइकलिंग प्लांट, किस चीज के लिए? लिथियम आयोन बैटरीज। जैसे ड्यूरासेल वगैरह होती है ना, आपने देखी होगी, काफी ऐड वगैरह आती है, ड्यूरासेल, निप्पो, एवरीडे, ये वो। इस तरीके की जो लाइक बैटरीज होती है, वो डंप कर दी जाती है लैंडफिल्स वगैरह में, या उसको जला दिया जाता है। तो उनको कैसे अच्छे से रिसाइकल किया जाए ताकि एनवायरनमेंट पे उसका नेगेटिव इफेक्ट ना आए, नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन लेगी। तो लिथियम आयोन बैटरीज के साथ साथ ई वेस्ट पे भी काम किया जाएगा। और ये कहाँ पर हो रहा है? स्टेट का नाम याद रखो, वरना एग्जामिनर घुमा देगा आपको बैटरीज में। तो स्टेट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर ये रिसाइकलिंग प्लांट डेवलप किया जा रहा है? उत्तराखंड, देवों की भूमि। तो यहां पर ये प्लांट बनाया जाएगा। न्यूज देखते हैं। सो टीडीबी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, एमओएसटी, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड। ये आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो टेक्निकल डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो टीडीबी ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? रेमीन इंडिया, REMINE। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, रीमाइन, माइन मतलब मेरा होता है, MINE इंग्लिश में। तो रीमाइन इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है टीडीबी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आती है। और ये एस्टेब्लिश करेंगे एक कमर्शियल प्लांट, किस चीज के लिए? रिसाइकलिंग लिथियम आयोन बैटरीज, जिनको हम LIBs भी बोलते हैं, लिथियम आयोन बैटरीज एंड ई वेस्ट यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। और ये कहां पर हो रहा है पूरा? इसको मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। ये बनाया जाएगा सितारगंज, उत्तराखंड में। देखो, सितार तो आपको पता ही है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। और गंज तो बहुत फेमस है, दिल्ली में पहाड़गंज है, ये भी आपने सुना होगा, इस पे मूवी भी बनी है दिल्ली में, काफी फेमस। और तो सितारगंज याद रखो, सितारगंज उत्तराखंड में, ठीक है। यानी कि उत्तर का सितार भी आप याद कर सकते हो, कि उत्तर के सितार में हमारी लिथियम आयोन बैटरीज का प्लांट बन रहा है, रिसाइकलिंग प्लांट। और जो उसकी टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 15 करोड़ रुपया, ठीक। जिसमें से आधा पैसा कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का डिपार्टमेंट, कौन सा? टेक्निकल डेवलपमेंट बोर्ड, ये देगा, ठीक है, इतना याद रखना। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कौन डेवलप कर रहा है वो देख लेते हैं। तो CMET, यानी कि सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, ये कहां पर बिलोंग करता है? कहां से? हैदराबाद से। थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है कि कौन डेवलप कर रहा है, तो वो नाम याद रखना, CMET, सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का जो मटेरियल्स है, उसका सेंटर है, उसका हब है CMET, जो कि इज यूज्ड फॉर रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम आयोन बैटरीज, ठीक है। इतना हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये बता रहा है कि भारत में ने लगभग 78% जो ई वेस्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो कलेक्ट नहीं किया जाता। ये बहुत ही मेजर इशू है, ये कलेक्ट ही नहीं किया जाता। यानी कि सिर्फ 22% ई वेस्ट कलेक्ट होता है। तो ये दोनों डेटा याद रखना। डिस्पोजल ऑफ लिथियम आयोन बैटरीज थ्रू लैंड फिलिंग एंड इंसिनरेशन, यानी कि बर्निंग, उसको जब जलाया जाता है, वो काफी हैजार्डस इफेक्ट्स देती है हमारे एनवायरनमेंट पे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, चलो छोड़ो। तो बस इतना याद रखो इसके अंदर कि 78% ई वेस्ट जो है वो कलेक्ट नहीं होता। और इसको जलाना नहीं चाहिए, इसको मिट्टी में दफनाना नहीं चाहिए, इसकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए प्रॉपर मेथड से। तो उसके वो काफी एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है, जिसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप लेगी। अब ये जो लिथियम आयोन बैटरीज रिसाइकलिंग मार्केट है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो लिथियम आयोन बैटरीज का रिसाइकलिंग मार्केट प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि
ये पहुंच जाएगा कितने पे, लगभग 15 बिलियन डॉलर पे। तो अप्रोक्सीमेटली 15 बिलियन डॉलर पे पहुंच जाएगा। कब तक? 2030 तक। अब देखो, आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो लिथियम आयन बैटरीज और ई वेस्ट का रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट है जो कि सितारगंज उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, उसका जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट था वो 15 करोड़ रुपए था। ठीक है। अब जो रिसाइकलिंग मार्केट है, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये प्रोजेक्टेड है कि इसका जो पोटेंशियल है ये जा सकता है 15 बिलियन डॉलर 2030 तक। तो 15 करोड़ तो उसका एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, और 15 बिलियन डॉलर जो है वो इसका प्रोजेक्टेड रिसाइकलिंग मार्केट है कि इतना जा सकता है। विद अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, कितना? 21.6%। अभी कितना है देखो, 2021 में कितना है? 3.8 बिलियन डॉलर है ये 2021 में। तो ये भी डेटा याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू। तो लगभग 15 बिलियन डॉलर 2030 में चले जाएगा, और 21% की ग्रोथ से, लगभग 21% की ग्रोथ से ये पहुंच जाएगा 15 बिलियन डॉलर। कितने में से? 3.8 बिलियन डॉलर 2021 के मुकाबले। राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ई वेस्ट का तो 78% था जो कि रिसाइकल नहीं होता, और लिथियम आयन बैटरीज का 95% है जो कि रिसाइकल नहीं होता, जिसको लैंडफिल में यानी कि मिट्टी में ऐसे दफना देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये काफी मेजर कंसर्न है। सिर्फ 5% लिथियम आयन बैटरीज ही रिसाइकल होती है एट प्रेजेंट। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जितनी मैंने अभी तक आपको न्यूज बताई है ना, अच्छे से रट लेना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर देने वाला है। इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड है किस कैटेगरी में? ई वेस्ट जनरेटर ग्लोबली, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया थर्ड रैंक पे आता है ई वेस्ट का कचरा जनरेट करने पे। इतना ज्यादा पैथेटिक प्रॉब्लम है ये इंडिया के अंदर। इसलिए अगर आपके पास भी कोई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह हो या बैटरीज हो, तो ऐसे ही इधर उधर मत फेंक देना। इसका एक प्रॉपर वे में कलेक्ट करके, और फिर क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं वो आप खुद भी सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो और हाँ, जलाना बिल्कुल नहीं है, काफी बेकार इम्पैक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट पे। अब जो उत्तराखंड के सीएम हैं, जो वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी है। गवर्नर है गुरमीत सिंह, जी से गवर्नर, जी से गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के। तो ये भी याद करो। चलते हैं अगली न्यूज पे। सितार्स एंड तानपुरा, ये भी बहुत ही बेहतरीन न्यूज है। तो सितार एंड तानपुरास जो कि महाराष्ट्र में बनते हैं, कहाँ पर? मिराज टाउन, महाराष्ट्र का एक मिराज टाउन है, उनको जीआई टैग मिला है। किसको? सितार को और तानपुरा को। आप देखते हैं खबर क्या है। सो यहाँ पर न्यूज है। सो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है किसके द्वारा? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। अब भाई रजिस्ट्री करनी होती है तो करता कौन है? GIR करती है, जिसका ऑफिस कहाँ है? वो चेन्नई तमिलनाडु में है। तो ये भी याद रखो। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। और DPIIT की फुल फॉर्म क्या है? लिख देते हैं आपके लिए। सो DPIIT जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, इसकी है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। फॉर इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। ये सब आपको याद होनी चाहिए। बैंक की तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर बनने वाले हो, तो उनको रट लो अच्छे से। ये काफी न्यूज में आती रहती है बार बार। तो ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है जो कि चेन्नई में है, ये DPIIT के अंदर आती है। और DPIIT किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। अब इसमें GI टैग किस किस को दिया है देख लेते हैं।
पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र का मिराज, यानी कि मिराज टाउन से ही है, तो मिराज तानपुरा, क्योंकि मिराज टाउन से है तो मिराज तानपुरा, जिसको हम तंबूरा भी बोलते हैं और तानपुरी भी बोलते हैं। यहाँ पर तानपुरी है तो तानपुरी भी बोलते हैं। और मिराज सितार, तो तानपुरा और सितार यानी कि दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये कहाँ से है? महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र में बनते हैं। और साथ ही साथ में यूपी के प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग मिला है। एक है बुंदेलखंड, एक जगह है यूपी में, काफी फेमस है वो। तो उसका एक कठिया गेहूं है जिसको हम वीट बोलते हैं, कठिया गेहूं, उसको जीआई टैग मिला है। और इस बुंदेलखंड कठिया गेहूं को ड्रम वीट भी बोलते हैं। डुरम वीट हम कह सकते हैं, डुरुम वीट, और या फिर दलिया बोल दो, या फिर पास्ता और मैक्रोनी वीट भी बोल दो। तो इन ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। एग्जामिनर पूछ सकता है आपको बुंदेलखंड कठिया गेहूं ना देके, ये पूछ सकता है कि पास्ता वीट या फिर मैक्रोनी वीट या फिर दुरुम वीट को जीआई टैग मिला है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो यूपी से बिलोंग करता है। और यूपी में कहां से? बुंदेलखंड से बिलोंग करता है। अब ये एक इंफॉर्मेशन है, बस जानने के लिए है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। बुंदेलखंड में 5 से 8% टोटल वीट प्रोडक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, पता होना चाहिए आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। ओके, यही इसी न्यूज के बारे में है। तो आप समझ लो कि जीआई टैग क्या होता है। सो जीआई टैग कौन देता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री देती है, जो कि चेन्नई में है सिचुएटेड, जो कि डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है। अंडर जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, ये एक्ट याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ सकता है बालक। एक्ट याद करो, जीआई एक्ट। क्या है ये? जीआई गुड्स एक्ट 1999, 1999, ये एक्ट है। इस एक्ट से इसकी रजिस्ट्री की जाती है। लेकिन पहली बार केम इनटू फोर्स कब आया था ये आया था 15 सितंबर 2003 को। सितंबर 2003 याद रख लो। सो सितंबर 2003 को इसको पहली बार इफेक्ट में लाया गया था, ठीक है। और जो जीआई टैग है ये 10 साल के लिए, 10 साल की अवधि के लिए दिया जाता है, और उसके बाद अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो उसको आप रिन्यू भी करवा सकते हैं। ये खत्म हो गई। अब हम अगली न्यूज पे आए हैं। आरईसी पीडीसीएल यानी कि आरईसी पावर, ठीक है। आरईसी पावर महारत्ना कंपनी है, आपको मैं बता देता हूं, पता होना चाहिए आपको, ये सब चीजें याद रखो। सो आरईसी पावर महारत्ना कंपनी है। तो आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ने 2 प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैंड ओवर किए हैं, दिए हैं किसको? एक दिया है इंडिया ग्रिड को, और जो स्पेशल पर्पस व्हीकल इंडिया ग्रिड को दिया है उसका नाम क्या है? कल्लोम ट्रांसको। याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना। कल्लोम ट्रांसको दिया गया है इंडिया ग्रिड को, और जलपुरा खुर्जा ये दिया गया है टाटा पावर को, ठीक। देखो, पावर, जल पी के पावर आ जाती है, ठीक है। और इंडिया इंडिया का कल बहुत अच्छा है, तो ऐसे आप याद कर लो, इंडिया का कल बहुत अच्छा है और जल पी के पावर आ जाती है। तो जल पूरा टाटा पावर के पास है, और कल ये कल्लोम ट्रांसको इंडिया ग्रिड के पास है। इतनी सी न्यूज है, खत्म। आरईसी लिमिटेड काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है, तो इनके चेयरमैन देख लो, विवेक कुमार देवांगन। अजय देवगन तो पता ही है आपको, मूवी एक्टर, तो वैसे आप याद कर सकते हो, अजय देवगन का भाई है विवेक देवगन, विवेक देवांगन, ऐसे याद कर लो। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका न्यू दिल्ली में है, आरईसी लिमिटेड का। तो ये भी हमारी न्यूज समाप्त हुई। अब आए हैं हम अगली न्यूज पे। भारत का टारगेट है टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047। भैया ईयर याद रखना, कितना गीगावाट है वो याद रखना, और क्या करेंगे प्रोड्यूस वो याद रखना, खत्म। अब चलते हैं इसकी
डिटेल्ड न्यूज पे। सो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और ये किसके अंदर आती है, इसको पीएम संभालता है। सो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने लॉन्च की है एक रिपोर्ट जिसका नाम है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल। इतना याद रख लो बस। कभी कभार रिपोर्ट का नाम देके पूछ लेता है कि किसने लॉन्च की है, तो याद रखना कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने रिपोर्ट लॉन्च की है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत टारगेट कर रहा है टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 2047 ईयर में। कंफ्यूज मत होना, पूछ सकता है एग्जाम में। और ये रिपोर्ट किसने बनाई है, IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है इज प्रिपेयरिंग अ विजन डॉक्यूमेंट। सो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक डॉक्यूमेंट बना रहा है भविष्य को देखते हुए, इस चीज के लिए फॉर अमृत काल, और इसका एम है टू अचीव अ न्यूक्लियर कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1 लाख मेगावाट बाय 2024। यहाँ पर शायद एयर में कुछ कंफ्यूजन है, मुझे एक मिनट चेक करने दो। ओके, सो फ्यूचर ऑफिसर्स यहाँ पर 2047 आप कर लेना। मैं पीडीएफ में और पीपीटी में रेक्टिफाई कर दूंगा, तो यहाँ पर 2047 आएगा। वही चीज है जो कि न्यूज में है, रिपोर्ट में है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पे इस न्यूज की। अब इस रिपोर्ट में और भी चीजें दी गई है, तो इसमें बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 18% से, जो कि अभी करंटली 47। ओके, अभी एट प्रेजेंट देखा जाए तो 18% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, और ये इंक्रीज होके हो जाएगा 47 to 52%। किसमें से, टोटल फाइनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि इस रिपोर्ट में कितना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा 18% से, तो याद रखना 47 to 52%। अब अगली पॉइंट में है 2020 से 2070 तक के ड्यूरेशन में, यानी कि 50 साल के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट नीड फाइनेंशियल फंडिंग, यानी कि सरकार को 150 से 200 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे इन 50 सालों में ये सब अचीव करने के लिए, जो कि न्यूक्लियर पावर वगैरह का है प्रोजेक्शन। यानी कि अगर एक साल में देखा जाए तो 40 to 50 बिलियन डॉलर पर ईयर, तो पर ईयर भी याद रखना। और 50 सालों में कितना है, 150 से 200 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया का जो एमिशन है सॉरी, इंडिया का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो रेंज करेगा 2070 में कितना, 2.56 बिलियन टन से लेकर 1.0 बिलियन टन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखो। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन है, अजीत कुमार मोहंती। इनको आप के मोहंती भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी न्यूज, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। कुछ भी समझ में ना आया हो तो यूट्यूब कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। अभी हमारी अगली न्यूज है 8वीं न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसको हम MEA बोलते हैं, उन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल किस चीज का, IPGL इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का, टू टेक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ सितवे पोर्ट। ठीक है, तो इन्होंने सितवे पोर्ट के ऑपरेशंस ले लिए हैं, ठीक है। और जो कि सितवे पोर्ट है ये देखते हैं हम कहाँ पर है, ये देखो ये पड़ता है लोकेटेड ऑन काला दान रिवर, जो कि एस्चुअरी है, यानी कि ओशियन में एंट्री होती है इसकी डायरेक्ट। कहाँ पर है, रखीने म्यांमार। ओके, तो रखीने म्यांमार, और ये कनेक्ट करती है किससे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता। तो आप देखो यहाँ पर सितवे पोर्ट है हमारा, आप इमेज में देखना सितवे पोर्ट है। तो ये म्यांमार कंट्री है, यहाँ पर देखो म्यांमार कंट्री है। तो यहाँ पर जगह है जिसका नाम है रखीने, तो रखीने से कनेक्ट होती हुई जाती है 539 किलोमीटर की कोलकाता में,
और कोलकाता में कहाँ पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इसको कनेक्ट करती है। तो पूछ सकता है एग्जाम में किस कहाँ पर कनेक्ट करती है, सितवे पोर्ट म्यांमार रखीने से इंडिया में। तो ये भी याद रखो, कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पे कनेक्ट करती है। और जो सितवे पोर्ट है वो सेकंड पोर्ट है ऑपरेटेड बाय इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि सितवे पोर्ट के जो ऑपरेशंस थे वो पहले इंडिया के पास थे पूरे, और अब जो ऑपरेशंस करेगा वो आईपीजीएल करेगा, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड करेगा। तो नाम याद रखना, कौन ऑपरेशन टेक ओवर किया, किसने ऑपरेशन टेक ओवर किए हैं, तो आईपीजीएल ने ऑपरेशन टेक ओवर किए हैं इंडिया से। किसको मैनेज करने के लिए, ऑपरेशन सितवे पोर्ट। और सितवे पोर्ट कहाँ पर है, म्यांमार में रखीने पे है। कौन सी रिवर के पास है, कालादान रिवर। और साथ में देखो, अब इंडिया के पास ऑलरेडी एक पोर्ट है जो कि है चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान में है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना कि चाबहार पोर्ट ईरान में सिचुएटेड है और सितवे पोर्ट म्यांमार में सिचुएटेड है। और तो ये जो हमारा सितवे पोर्ट है, ये पानी के रास्ते यहाँ से इनलैंड कनेक्ट होता है कोलकाता पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और अगर हम बात करें हम रोड के थ्रू, सड़क के थ्रू, सड़क के रास्ते के थ्रू, तो ये कनेक्ट करता है मिजोरम पे, जो कि एक जगह है जोरिन पुई। तो जोरिन पुई जगह है मिजोरम में, वहां पर कनेक्ट करता है। और तो ये इतना है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो प्लेटवा जगह है म्यांमार में, ये भी याद रखना, प्लेटवा जगह है। तो प्लेटवा में रखीने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटवा रखीने हैं कहाँ पर, म्यांमार में। ये पूरी इंफॉर्मेशन है। तो इस न्यूज़ में ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, दोबारा समझा देता हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो ऑपरेशंस थे सितवे पोर्ट के, वो दे दिए हैं इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को। सितवे पोर्ट सिचुएटेड है कालादान रिवर, जो कि एक एस्चुअरी है इन रखीने म्यांमार। और ये जो सितवे पोर्ट है, ये कनेक्ट करता है पानी के थ्रू म्यांमार में प्लेतवा को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से, और रोड के थ्रू, सड़क के थ्रू ये कनेक्ट करता है प्लेतवा जो कि म्यांमार में है, उससे मिजोरम में एक जगह है जोरिनपुई, उससे। तो ये चीजें यहां तक खत्म हुई। अब ये जो आईपीजीएल है, ये सब्सिडरी है एसडीसीएल की, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज में आती है। खत्म होगी। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि हमारा 5G 4G ये सब काम देखते हैं, तो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है, इन्होंने लॉन्च किया है एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स। कितनी 5G लैब्स, 100। तो 100 याद रखना, 100 5G लैब्स जो कि एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल पे बेस्ड होगी। ये लॉन्च किया है कहाँ पर, आईआईटी मद्रास में। तो आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया है। और हमने फर्स्ट न्यूज पढ़ी थी आईआईटी पटना के बारे में, तो वो आप बताओ कमेंट सेक्शन में बिना देखे हुए कि वो हमने क्या थी, वो न्यूज हमने क्या पढ़ी थी। आईआईटी पटना का किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन था, और वो क्यों था वो आप बताओगे। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 लैब्स आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया है, ये किया है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस रिक्वायरमेंट। यानी कि अगर आपको एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उस प्रोसेस को इजी बना दिया गया है। किस चीज के लिए, फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। बस इतना ही था, खत्म होगी न्यूज, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बस याद रखो कि कितनी लैब्स थी, 100 5G लैब्स थी, कहां पर हुआ है, आईआईटी मद्रास में। बस ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, सो अब हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज पे। अब अगली न्यूज में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसको हम एनटीपीसी बोलते हैं, उन्होंने लॉन्च किया है नया एडिशन, इसका गर्ल एम्पावरमेंट मिशन। यानी कि गर्ल एम्पावरमेंट मिशन है, तो इसका न्यू एडिशन लॉन्च किया एनटीपीसी ने। अब देखते हैं न्यूज क्या है। तो एनटीपीसी जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, इन्होंने लॉन्च किया है न्यू एडिशन ऑफ
GEM जैम, जैम भी याद कर सकते हो आप, खाने वाला जैम भी होता है और वैसे भी जैम्स आती है। तो गर्ल एम्पावरमेंट मिशन नाम से है। पूछ सकता है एग्जाम में कि गर्ल एम्पावरमेंट मिशन जो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है, कौन सी महारत्ना कंपनी का है, क्योंकि एनटीपीसी हमारी महारत्ना कंपनी है, तो आपको पता होना चाहिए। एनटीपीसी महारत्ना कंपनी है हमारी, ठीक है, एनटीपीसी। तो एनटीपीसी ने लॉन्च किया है। ये जो नया एडिशन होगा गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का, ये लगभग 3000 अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल चिल्ड्रन को ऐड करेगा 42 लोकेशंस पे। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कितने करेगा ऐड वो इंपॉर्टेंट है, वो है 3000। दिस इनिशिएटिव इज इन लाइन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन था, जो कि लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा में, आपको पता होना चाहिए कहां पर लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, ठीक है, BBBP, ये याद रखो, जनवरी 2015 में लॉन्च किया था। तो इसके साथ लाइन में है, यानी कि इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है ये एनटीपीसी का GEM इनिशिएटिव। अभी एट प्रेजेंट देखा जाए तो 7400 से ज्यादा गर्ल्स बेनिफिट उठा चुकी है इस इनिशिएटिव से, जो कि एनटीपीसी का है GEM प्रोग्राम, जैम प्रोग्राम। एनटीपीसी एक महारत्ना कंपनी है जिसके CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है गुरदीप सिंह, वो जो कि हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। महारत्ना कंपनियां के जो हेडक्वार्टर है वो आपको याद होने चाहिए, इनके CMD और इनके CEO MD को ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो गुरदीप सिंह हमारे CMD है। तो हमारी आज की पूरी नेशनल की फर्स्ट वीक पार्ट 1 खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा नेशनल का पार्ट सेकंड वीक का, जो कि है अप्रैल 2024 का। और अगर अभी तक आपने करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी नहीं देखी तो जाके यूट्यूब चैनल पे देख लो, या फिर इस इमेज पे क्लिक कर लेना, PPT में लिंक ओपन हो जाएगा। और अगर आपके पास अच्छी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है RRB PO मेंस की, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेना, आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन करना आपको पड़ेगा, करना आपको ही होगा, मैं नहीं कर सकता एफर्ट। और बाकी अगर आपने अभी तक अप्रैल फर्स्ट वीक के लेक्चर्स नहीं देखे, तो ये सब जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, राइट अप्रोच चैनल पे। नेशनल पार्ट 1, नेशनल पार्ट सेकंड सब फर्स्ट वीक के हैं। RBI न्यूज का अलग सेशन है फर्स्ट वीक का, बैंकिंग का अलग सेशन है, ऐसे सेंसन टेक का अलग सेशन है, ठीक है। तो टोटल 6 सेशन है शायद अप्रैल फर्स्ट वीक के, तो सारे जाके कंप्लीट देख लो। और अप्रैल फर्स्ट वीक की वीकली PDF भी राइट अप्रोच टेलीग्राम चैनल पे और ग्रुप पे अवेलेबल है, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लो और रिवाइज करो, प्रिंट आउट निकलवाओ। तो हमारा नेशनल पार्ट फर्स्ट का सेकंड वीक खत्म हुआ आज। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, राइट अप्रोच चैनल है, काफी अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा, गारंटी है मेरी। और एग्जाम तो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस जर्नी में आपका माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा। इतना स्ट्रॉन्ग आपका माइंडसेट मुझे करवाना है कि छोटे मोटे फेलियर्स या फिर लूप होल्स आपको मेंटली इफेक्ट ना करे। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको मेरे से कनेक्ट रहना पड़ेगा, अपने शिव सर से, शिव भैया से। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के लिए बैंकिंग की जगह यूट्यूब लिख देना, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओगे। और @right approach_ बैंकिंग लिखोगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे, और यहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हो, मेरे से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो, राइट। सो अब हम इसको एंड करते हैं सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करो अच्छे से, पागल हो जाओ पढ़ाई में और सब भूल जाओ, मतलब सबको जो भी चीजें हैं आपको डाइवर्ट करती है उनको भूलना है, मुझे नहीं भूलना, अपनी स्टडी को नहीं भूलना, पेरेंट्स को नहीं भूलना, खुद को नहीं भूलना और दोस्तों को नहीं भूलना। तो एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।